जिनको डायबिटीज नहीं है उन्हें डायबिटीज बीमारी के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उस बात पर हम चर्चा करेंगे। फिर डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उन्हें क्या जानना होता है उस पे हम बात करेंगे। डायबिटीज बीमारी में 5 से 20 साल तक कोई भी तकलीफ, लक्षण, परेशानी कई लोगों को नहीं आती है। इसलिए डायबिटीज में कभी भी लक्षण और तकलीफ का इंतजार नहीं करना है। 20-25 की उम्र के बाद साल में एक बार शुगर चेक जरूर कराना है, ग्लूकोज जरूर चेक कराना है, जिससे कि हमें इस बीमारी के बारे में पता चल सके। हमें डायबिटीज चल रही है उस समय हमें भूख अच्छी लग सकती है, नींद भी अच्छी आएगी, हम एनर्जेटिक भी फील करेंगे और कुछ लोगों को लक्षण भी आएंगे। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखना है कि लक्षण का इंतजार नहीं करना है। हमें कोई भी लक्षण या कोई भी परेशानी नहीं भी है तो भी हमें शुगर की जांच जरूर कराना चाहिए 20-25 साल की उम्र के बाद, साल में 1 या 2 बार। क्योंकि भारत में जो डायबिटीज है लगभग 10 करोड़ लोगों को हो चुकी है और हर साल 1 करोड़ लोगों को बढ़ती जा रही है, इतनी स्पीड है। अगर हम दूसरे देशों से तुलना किए जा करें तो 28 की उम्र के बाद जहां दुनिया में 100 लोगों में से 10 या 12 लोगों को डायबिटीज होती है, वहीं पे भारत में 28 की उम्र के बाद हर 100 में से करीबन 18 से 20 लोगों को डायबिटीज होती है। यानी भारत में जो डायबिटीज हो रही है दुनिया के कई देशों की तुलना में लगभग दुगनी हो रही है। इसलिए हमें इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि डायबिटीज़ में 5 से 20 साल तक कोई भी लक्षण या तकलीफ महसूस नहीं होती है। इसलिए हमें शुगर की जांच कराना ज़रूरी होती है। कई लोगों को तो जब हार्ट अटैक आता है या लकवा आता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ जो है 10 से 15 साल से चल रही थी। इसलिए हमें जांच कराना ज़रूरी है। हम किसी भी तरह का डर का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो ज़रूरी बातें होती हैं उनके बारे में सूचना देना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप बाइक पर एक हाथ छोड़ के चल रहे हैं और मोबाइल पे बात कर रहे हैं और ट्रैफिक है तो आपको सावधान करना ज़रूरी होता है। वैसे ही डायबिटीज़ में अगर आप साल में एक बार जांच नहीं करा रहे हैं तो आप लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए जांच कराना ज़रूरी है। तो और ये जांच जो रहती है बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सस्ती होती है। एक बार की जांच 50 रुपए की होती है और 5 मिनट में आ भी जाती है। तो ये डायबिटीज़ जिनको नहीं है उनको ये जानना ज़रूरी था। अब हम डायबिटीज़ के दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। डायबिटीज़ वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन मुख्यतः हम इसे 2 तरह से डिवाइड करते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में एक सामान्य व्यक्ति को जानने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ये बीमारी होती है वही जाने। हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के बारे में जानेंगे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही बीमारी होने की संभावना बहुत से लोगों को होती है। डायबिटीज़ टाइप 2 है वो अधिकतर लोगों को होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो कम लोगों को होती है। ध्यान रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। केवल नाम मिलते जुलते हैं और शुगर बढ़ी हुई निकलती है, लेकिन दोनों ही बीमारी अलग अलग तरह की हैं और इलाज भी अलग अलग होता है। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है, जो कि अधिकतर लोगों को होती है, वह जो है 20 से 25 की उम्र के बाद किसी भी उम्र में हो जाती है। और जो डायबिटीज़ टाइप 1 है, ये जो बीमारी है बच्चों को भी हो सकती है, 1-2 साल के बच्चों को भी हो सकती है। लेकिन ये जो बीमारी है टाइप 1, ये कम लोगों को होती है जब हम तुलना करते हैं टाइप 2 से। तो इन दोनों बीमारी को अलग अलग इसलिए समझना ज़रूरी है। जब 18 से 20 साल के किसी मज़दूर को डायबिटीज़ टाइप 1 होते हैं तो वो
1-2 साल तक इसका जो इलाज है वो डायबिटीज़ टाइप 2 जैसा करने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन इंजेक्शन ही एक इलाज होता है, इसके अलावा और कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है। ध्यान रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 जो बच्चों को होती है अधिकतर 5 से 20 साल या 25 साल में, उसका इलाज केवल और केवल इंसुलिन इंजेक्शन होता है और कोई दूसरा इलाज नहीं होता पूरी दुनिया में। और ये पूरा तरह से साइंटिफिक प्रूव है। इसको हम इस पे रिसर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बीमारी पे रिसर्च करने के लिए हज़ारों साइंटिस्ट को 20, 25, 50 साल तक लग जाते हैं। तो जितना प्रयास वो कर रहे हैं, उतना प्रयास एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जो रिसर्च है उसको साइंटिफिक तरीके से की जाती है, इसलिए जो इलाज अवेलेबल है उसी इलाज पे हमें जाना चाहिए। तो ये तो बात रही डायबिटीज़ टाइप 1 की, क्योंकि इसमें कई लोग गलती करते हैं, इसलिए जानने की ज़रूरत थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि अधिकतर लोगों को होती है। जो डायबिटीज़, जो 10 करोड़ जो पेशेंट है डायबिटीज़ के भारत में, उसमें अधिकतर जो हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के हैं। तो डायबिटीज़ में हमें कुछ बातें अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि हम कुछ गलतियां करने से बचें। तो सबसे पहले हम जांचों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी जांचें होती हैं डायबिटीज़ बीमारी के लिए। पहली जांच होती है शुगर की जांच, जो कि टाइमिंग से करानी होती है। एक होती है खाली पेट करानी होती है, दूसरी जो जांच होती है खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद करानी चाहिए। और इसके बीच में जो जांचें होती हैं उनको रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। तो जो खाना खाने के पहले की जो जांच है उसकी रिपोर्ट जो है 80 से 120 के बीच में आना चाहिए, जिनको डायबिटीज़ नहीं है। और खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, इसको पीपी कहा जाता है। पूरा फुल फॉर्म नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपी याद रखिए। और नहीं भी तो आप ये उत्तर रखिए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली जांच जो रहती है उसमें जो हमारी शुगर है वो 180 के नीचे आना चाहिए। और अगर हमारी जो जांच है 160 से 80 के बीच में आई है, तो हमें 2-3 दिन लगातार जांच कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि 160 से 180 के बीच में चल रहे हैं या 180 से 220 के बीच में चल रहे हैं। क्योंकि ये जो जांचें होती हैं इनमें 10-20 का माइनस प्लस होता है। मतलब 160 अगर आई है तो वो 150, 160 भी हो सकती है और 180, 190 भी हो सकती है। और साथ साथ इसमें एक दूसरा फैक्टर भी होता है कि हम रोज़ कोई कैलकुलेटेड खाना तो खाते नहीं हैं और कोई काम भी हम नाप तोल के नहीं करते हैं। तो अगर हमने जिस दिन ज़्यादा काम कर लिया है और खाना कम खाया है, तो हमारी शुगर जो है 160 आ सकती है। और जिस दिन हमने काम कम किया है और खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वो 220 हो सकती है। इसलिए दोनों फैक्टर काम करते हैं। इसलिए हमें जो अगर 150 से 180 के बीच में आई है, तो हमें शुगर की जो जांच है 3-4 दिन लगातार करना चाहिए। और इसके अलावा एक और जांच होती है जो कि बहुत ही मददगार होती है, और उस जांच का नाम होता है HbA1c। इसमें 3 महीने का एवरेज जो शुगर होता है वो आ जाता है। और हमें सुबह के टाइम कितनी रही, दोपहर के टाइम कितनी रही, शाम का, उसका एक औसत आ जाता है 3 महीने का। ये भी मददगार होता है डायबिटीज़ की जांच में, जब हमारी जो डायबिटीज़ है बॉर्डर लाइन चल रही होती है। तो किस जांच को लेना है, किस जांच को नहीं लेना है, ये पूरी चीज़ों को देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो आपको जांच डॉक्टर को दिखाना है, आपके निकटतम डॉक्टर को दिखाना है। तो इसके अलावा भी जांच होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मुख्य बातों को और लेंगे। डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ टाइप 2, ध्यान रखिए, डायबिटीज़ टाइप 2 का जो नियंत्रित होता है 3 तरीके से होते हैं। पहला तो डाइट थेरेपी यानी बैलेंस डाइट लेने से। ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा होता है एक्सरसाइज, और तीसरा होता है मेडिसिन और इंसुलिन। जब व्यक्ति डाइट थेरेपी यानी बैलेंस डाइट से अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
तो उनको मेडिसिन चलानी होती हैं, और मेडिसिन से भी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और खाना नियंत्रित नहीं लेते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो फिर इंसुलिन का उपयोग करना होता है। किसको केवल डाइट थेरेपी लगनी है, किसको इंसुलिन और चलना है, किसको दवाई ही चलना है, ये जो है आपकी जांच देख के, आपका जो खाने का तरीका है और एक्सरसाइज करने का तरीका है, उसको देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इसलिए नियमित डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जिससे कि हम पता चल सके कि हमें कितना डोज दवाई का लेना है। हमें दो चीज़ सीखनी है, जो कि पेशेंट को सीखनी होती है, और जो मेडिसिन और इंसुलिन का जो फैसला है उसे केवल और केवल डॉक्टर को लेने देना चाहिए। आप खुद उस पर फैसला नहीं लेना चाहिए। पेशेंट के हाथ में जो है दो चीज़ें हैं, एक बैलेंस डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। और अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया है। अब इन तीनों का महत्व कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो डायबिटीज़ है वो 60 से 70% नियंत्रित होती है संतुलित आहार लेने से। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। संतुलित आहार लेने से जो डायबिटीज़ है वो 60 से 70% नियंत्रित होती है। 10 से 20% जो डायबिटीज़ नियंत्रित होती है वो एक्सरसाइज करने से होती है, और 10 से 20% जो है वो डायबिटीज़ जो है मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शन से होती है। तो इसमें मेन जो है वो है हमारा बैलेंस डाइट। यहाँ पे हमने शब्द नियंत्रित रखा है, और नियंत्रित रखना और शक्कर कम करना, इन दोनों में अंतर होता है। जो डायबिटीज़ की दवाई हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे वो एलोपैथिक हों या किसी भी पैथी की हों, वो सिर्फ शुगर कम करती हैं। शुगर का नियंत्रित का मतलब होता है कि हमारी जो है शक्कर ना कम हो और ना ज़्यादा जाए, और हमारी जो डाइट है उससे ही ये चीज़ 100% होने की संभावना होती है। मेन जो रोल है वो डाइट का है, और अगर डाइट से नहीं हो पाता है तो दवाइयाँ और इंसुलिन और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखिए एक्सरसाइज जिसमें हमारी कैलोरी बर्न हो, मतलब हमें कुछ काम करने की ज़रूरत पड़े। बैठे बैठे योगा करने से डायबिटीज़ नियंत्रित नहीं होती, ये बात अच्छे से ध्यान होना चाहिए। पैदल चलने वाला जो योगा होता है, एक्सरसाइज करने वाला जो योगा होता है, जो खड़े खड़े किया जाता है, जिसमें थोड़ा से हमारी थकावट होती है, वो अलग होता है, और बैठे बैठे योगा करना अलग होता है। बैठे बैठे योगा करने से हमारी चिंता कम होती है, टेंशन कम होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन बैठे बैठे योगा करने से शुगर नियंत्रित नहीं होती है। शुगर नियंत्रित करने के लिए पैदल चलना जरूरी है, खड़े होकर एक्सरसाइज करना जरूरी है, और उसका रोल भी 10 से 20% है। बाकी रोल जो है, मुख्य रोल जो है डाइट का है। अगर आप मीठा खा रहे हो तो आप चाहे दवाई लो या फिर एक्सरसाइज करो, शुगर जो है नियंत्रित होना मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम डायबिटीज़ के जो टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें एक शॉर्टेज है। डायबिटीज़ टाइप 1 का एक ही ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है इंसुलिन इंजेक्शन। डायबिटीज़ टाइप 2 में एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट और दवाइयाँ का रोल है, लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन होता है। टाइप 2 में हमें जो रहता है एक्सरसाइज से कर सकते हैं, और हम बैलेंस डाइट से कर सकते हैं। तो अब हम डायबिटीज़ टाइप 2 का कारण क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें डायबिटीज़ क्यों हो रही है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है उसकी बहुत सालों से कमी। हमें एक दिन में करीबन
प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 10 से 15% चाहिए रहता है कैलोरी का प्रतिशत। और ये अगर हमारे खाने में 5 से 7% है कई सालों से, 1-2 दिन या 3-4 दिन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई सालों से अगर ये 5 से 7% पे अटका हुआ है तो हमें डायबिटीज़ होती है। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे जब हम बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उन लोगों को भी हो रहा है, जो मजदूर हैं उन लोगों को भी हो रहा है। और डायबिटीज़ की उम्र जो है वो भारत में कम होती जा रही है। मतलब क्या, जो पहले डायबिटीज़ 40-45 की उम्र में देखने को मिलता था, अब वो 25 से 27 की उम्र में देखने को मिलता है। इसलिए हमें डायबिटीज़ का जो प्रमुख कारण है वो पता होना चाहिए। हम जिम जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डायबिटीज़ से प्रिवेंट नहीं कर सकता जब तक आप संतुलित आहार नहीं समझें और ये नहीं जाने कि डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण जो होता है, प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 5 से 7% कई सालों से होना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ बात करते हैं हम, जो लोग डायबिटीज़ में गलती करते हैं। डायबिटीज़ जो है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और इस दौरान कई लोग डायबिटीज़ में बहुत बड़ी-बड़ी गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति की डायबिटीज़ जो है अलग-अलग होती है। किसी की कम होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। ये पता होना चाहिए। तो एक व्यक्ति का फॉर्मूला दूसरे व्यक्ति में लगना मुश्किल होता है। कई लोगों को डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन रहती है और उनकी कभी-कभार ही शुगर बढ़ी हुई निकलती है। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है जब है ना, शक्कर जो है, हमारी शुगर जो है 180 के नीचे भी जा रही है और 180 के ऊपर भी जा रही है और हमें दवाई नहीं चल रही है। कभी-कभार ये लोग जो है कुछ मीठा वगैरह खा लेते हैं ज़्यादा, या खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो इनकी शुगर बढ़ी हुई निकलती है और फिर ये वो चीज़ को बंद कर देते हैं और साथ में कुछ ऐसी चीज़ चालू कर देते हैं जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शुगर जो है उस चीज़ से बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं एक मेथी वाले बाबा की कहानी सुनाऊंगा। और लगभग भारत में कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो इनको बॉर्डर लाइन शुगर थी, डायबिटीज़ थी। तो इन्होंने रात को 4 बाटी खाई 12-1 बजे और 2 लड्डू खाए और फिर मीठा कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। सुबह इनकी तबीयत खराब हुई तो 5-6 बजे इन्होंने शुगर टेस्ट कराया तो इनकी शुगर 350 के पास थी। तो इन्होंने कहीं पढ़ रखा था या सुन रखा था कि मेथी से डायबिटीज़ ठीक होती है, तो उन्होंने एक दिन दवाई ली और इसके बाद फिर मेथी की पत्ती रोज़ खाने लगे और उनकी शुगर कम दिखने लगी उन्हें। फिर उन्होंने सभी लोगों को मेथी की पत्ती खाने को बोला और कई लोगों ने मेथी की पत्ती चालू की भी और कुछ लोगों को 1-2 दिन का फ़ायदा दिखा और कुछ लोगों को मेथी की पत्ती लेने से और डायबिटीज़ की दवाई छोड़ने से, डायबिटीज़ की दवाई जिन्होंने छोड़ दी और केवल मेथी की पत्ती खाई तो उनको बहुत शुगर बढ़ने लगी और हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ा। तो इन्होंने क्या गलती करी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होती है वे लोग अगर ज़्यादा खाना खा लेते हैं और जब मीठा खा लेते हैं तो उनकी शुगर जो है 1-2 दिन तक बढ़ी हुई रहती है। जैसे ही जो मीठा छोड़ेंगे और खाना कम करेंगे उनकी शुगर जो है नियंत्रित हो जाती है। और खाली पेट शुगर का मतलब ये होता है कि हमने रात को नॉर्मल खाना खाया हो और 7-8 घंटे हमारा पेट खाली है तब जाके, ऐसा नहीं हमने 4 बाटी खाई है इसके बाद अगर हम टेस्ट कराएंगे 3-4 घंटे बाद तो शुगर थोड़ी सी बड़ी ही निकलेगी, लेकिन उसी टाइम तक आएगी जब तक हमने ज़्यादा खाना खाया है। तो उस टाइम अगर व्यक्ति को लगता है कि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है, मेथी की पत्ती खाई है, जामुन की पत्ती खाई है, मेथी दाना खाया है या फिर कोई भी देसी या विदेशी चीज़ ली है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ अलग चीज़ होती है और डायबिटीज़ अलग होता है और जो डायबिटीज़ है वो भी अलग-अलग ग्रेड की होती है। मतलब किसी को कम है, किसी को मध्यम है, किसी को ज़्यादा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ का इलाज नहीं बताना चाहिए, केवल और केवल डॉक्टर को, और डॉक्टर को ही इस चीज़ का बताना चाहिए।
क्योंकि वो प्रमाणित इलाज बताते हैं जो कि दुनिया भर में चल रहा है। भारत में डायबिटीज़ का प्रमाणित इलाज नहीं लेते हैं कई लोग, जिससे कि उनकी सिंपल सी डायबिटीज़ है वो कम उम्र में हो जाती है और बिगड़ती भी है। डायबिटीज़ जो है विदेश में भारत की तुलना में 10 से 15 साल बाद होती है और लगभग 2 गुना कम होती है और नियंत्रित भी कई सालों तक रहती है। इसलिए दुनिया में जैसा चल रहा है, प्रमाणित चल रहा है, उसको फॉलो करें। हमारे देश में डायबिटीज़ लगभग दुगने लोगों को हो रही है अगर हम परसेंटेज की तुलना करें तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। और डायबिटीज़ में कुछ और जांचें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल के नाम से की जाती है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है तो वो हमारे हार्ट को नुकसान करेगा। डायबिटीज़ में वज़न भी चेक कराना चाहिए। वज़न भी है, वज़न बढ़ना भी जो होता है हमारे हार्ट को नुकसान करता है, इसलिए वेट को नियंत्रित यानी वज़न को नियंत्रित रखना भी ज़रूरी होता है। और बीपी भी नियंत्रित रखना पड़ता है, बीपी की जांच भी करानी पड़ती है डायबिटीज़ वालों को। और साथ में अगर आँखों से हमें अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो भी 1 या 2 साल के अंदर हमें आँखों की जांच कराना चाहिए। आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है अगर डायबिटीज़ 3-4 साल से चल रही है, और कई लोगों को शुरुआत में ही आँखों वाली दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए 4-5 शुरुआत हुई डायबिटीज़ की, 1-2 साल के अंदर एक बार आँखों की जांच भी कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में आँखों की जांच भी ज़रूरी होती है। और ब्लड टेस्ट में जो ज़रूरी होता है वो होता है किडनी की जांच, जिसे RFT के नाम से यह बोला जाता है। सेरम क्रिएटिनिन देखा जाता है इसमें, और साल में अगर एक बार इसकी भी जांच होना ज़रूरी होता है। तो डायबिटीज़ में को मुख्य तरह नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होता है संतुलित आहार के बारे में जानना। तो अब हमारे जो मुख्य पार्ट है डायबिटीज़ का वो हम समझेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। संतुलित आहार लेने से डायबिटीज़ नियंत्रित जो होती है वो 70 से 80% होती है, 60 से 80% कह सकते हैं हम, अलग अलग लोगों में देखा जाए तो। साथ में डायबिटीज़ से अगर हमें बचना है, डायबिटीज़ से अगर हमें कई सालों तक बचना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संतुलित आहार है, यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में हमने अलग वीडियो भी बनाया है, इसमें भी हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है एक ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों, सही मात्रा में हो, सही प्रतिशत में हो, जितनी हमें कैलोरी चाहिए उसके हिसाब से हो, और हमें जो बीमारी होने की संभावना है या हमें जो बीमारियां चल रही हैं उसको नियंत्रित कर सके, या फिर हम उस बीमारी से बच सकें, और हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से हो। मतलब किसी भी तरह का नया खाना नहीं हो, साधारण खाना हो। हमारे घर में जो खाना बनता है उसी से संतुलित आहार बना लिया जाता है। किसी भी तरह के अलग तरह के खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे खाने में 2 तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। एक तरह के पौष्टिक तत्व हमें कैलोरी देते हैं और दूसरी तरह के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमें कैलोरी नहीं देते हैं। तो जो कैलोरी देते हैं उनके नाम होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो हमें कैलोरी नहीं देते हैं उनके नाम होते हैं पानी, फाइबर, फैट, पानी, फाइबर, विटामिन और मिनरल। तो जो हमें कैलोरी देते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, और जो हमें कैलोरी नहीं देते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से हमें कैलोरी मिलती है, और बाकी जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनसे हमें कैलोरी नहीं मिलती है। तो जो बैलेंस है, कैलोरी जो अधिकतर लोग कैलोरी के बारे में सोचते ज़रूर हैं लेकिन सही तरीका उन्हें पता नहीं रहता है। कैलोरी में हमें लिमिटेड कैलोरी के साथ साथ कैलोरी जो है बैलेंस होना ज़रूरी है, और कैलोरी नापने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कैलोरी का बैलेंस होना ज़रूरी है, साथ में कैलोरी के साथ दूसरे पौष्टिक तत्व होना भी ज़रूरी है। तो प्रोटीन से हमें 10 से 15% कैलोरी चाहिए रहती है, फैट से हमें 20 से 25% कैलोरी चाहिए रहती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 से 70% कैलोरी चाहिए होती है भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो अधिकतर गेहूं की रोटी का उपयोग होता है। तो हमें इसमें करना क्या रहता है, हम जितनी भी कैलोरी लेते हैं उसको बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है।
अगर हमारे खाने में फैट से कैलोरी का परसेंटेज है तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होगा, जो कि हमें प्रोटीन की कमी कर देगा। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही भी है तो भी हमें प्रोटीन कम मिलेगा, और हमें प्रोटीन कम मिलेगा तो हमारी डायबिटीज़ जो है वो बिगड़ती जाएगी, या फिर डायबिटीज़ अगर अभी नहीं हुई है तो जल्दी ही शुरू हो सकती है। इसलिए हमें प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम एक रोटी खाते हैं तो हमें 10% कैलोरी प्रोटीन से मिलती है। अगर उसी रोटी में अगर हम घी लगा देते हैं तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 2% कम हो जाता है, और अगर इसी रोटी को हम घी या तेल में तलते हैं तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 5% हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फैट का कैलोरी का प्रतिशत बढ़ता है, प्रोटीन का कैलोरी का प्रतिशत घटता है। और अगर हमारे खाने में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, तो भी प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होगा। और साथ में अगर हमारे खाने में फाइबर कम है, यानी अगर हम मैदे की चीज़ ज़्यादा खाते हैं और तो भी प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हमारे खाने का बढ़ रहा है। जब जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खाने का बढ़ेगा तब तक प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत घटेगा। तो फाइबर बढ़ाने से, केवल फाइबर बढ़ाने से प्रोटीन कैलोरी का प्रतिशत नहीं बढ़ता है। और अगर हम ऐसे रोटी जो है उसमें तो फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, और भी हम फाइबर लेंगे तो जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट को बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो शाकाहारी खाने में किस तरह की डाइट होना चाहिए डायबिटीज़ के लिए नियंत्रित करने के लिए, वो पहले बता देता हूँ मैं। हमारे खाने में 5 तरह की मुख्य चीज़ होनी चाहिए थाली में। पहला रोटी या चावल, दूसरा दाल, तीसरा हमारे दही, कड़ी या रायता, इसमें शक्कर नहीं होनी चाहिए, चौथा सलाद, और पांचवा सब्जी। तो इसका जो अमाउंट है वो हमें पता होना चाहिए, अनुपात है वो पता होना चाहिए। तो 3 रोटी के साथ, 2 या 3 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, आधी कटोरी दही या कड़ी होना चाहिए, ये रायता होना चाहिए, ध्यान रखें शक्कर नहीं होना चाहिए इसमें, और 1 कटोरी सलाद होना चाहिए, और आधी कटोरी सब्जी होना चाहिए। सब्जी इसलिए कम करना है क्योंकि सब्जी हमारे देश में जो बनती है उसमें तेल का उपयोग ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ पे हमें विशेषता ध्यान देना होता है। अधिकतर घरों में क्या होता है, दाल, कड़ी, रायता और सलाद ये को मिस कर देते हैं और सब्जी और रोटी ही चलती है। ध्यान रखिए, हरी सब्जी और रोटी संतुलित आहार नहीं होता है। ये संतुलित आहार तभी होगा जब इसमें दाल, कड़ी और सलाद भी होंगे। तो ये एक संक्षेप है संतुलित आहार का, बाकी डिटेल हम इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।